हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 2 में का एलआरएस एंड अदर रिमिटेंसेस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस इज अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। फर्स्ट है सर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड माइनर्स। एलआरएस स्कीम सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स को अप्लीकेबल है। ऑल अदर जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, इनको सर ये इलिजिबल नहीं है। इसमें सर आपका कॉर्पोरेट भी आएगा, कॉर्पोरेट के लिए भी नॉट इलिजिबल, पार्टनरशिप फर्म्स नॉट इलिजिबल, एचयूएफ आल्सो नॉट इलिजिबल, ट्रस्ट आल्सो नॉट इलिजिबल। ये लारिस का सर लिमिट कितना है? ये सर लिमिट है फाइनेंशियल ईयर के लिए, नॉट कैलेंडर ईयर। याद रखिए, फाइनेंशियल ईयर नॉट कैलेंडर ईयर। यूएसडी 2,50,000। अदर करेंसी है तो सपोज जीबीपी है तो यूएसडी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू यूएसडी 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। एलिजिबल ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल माइनर्स, बाकी सभी इन एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, under which section of FEMA does the RBI derive the power to penalize authorized person like banks for breaches in foreign exchange procedures? क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? फेमा का कौन सा सेक्शन है जो आरबीआई को पावर देता है, ठीक है, पेनालाइज करने के लिए ऑथोराइज पर्सन, जैसे कि बैंक आएगा, मनी चेंजर्स, ये सभी ऑथोराइज पर्सन है। जो ऑथराइज पर्सन फॉरेन एक्सचेंज का रूल जो है ब्रीच करता है, फॉरेन एक्सचेंज रूल ब्रीच करने के बाद आरबीआई को फेमा ने कौन से सेक्शन के अंडर पावर दिया है पेनलाइज करने के लिए, पूछा गया है। फर्स्ट है सर सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कि किसे अलाउ है, हु इज अलाउड टू होल्ड फॉरेन करेंसी। 4 बोलता है कौन होल्ड कर सकता है फॉरेन करेंसी। ये पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं बोला है इसने। सेक्शन 10(6) बोलता है ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन के क्या क्या ड्यूटी है। और सेक्शन 11 जो है उसमें डिस्क्राइब किया है आरबीआई को पावर फॉर पेनलाइज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडर सेक्शन 11 ऑफ फेमा, आरबीआई हैज पावर टू पेनलाइज ऑथराइज पर्सन फॉर ब्रीचेस इन फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीजर्स। ठीक है, डी बी सर रॉन्ग है। अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल विशेस टू रिमिट यूएसडी 3 lakh अंडर द एलआरएस इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर हिज सन्स एजुकेशन। The university fees is USD 2,80,000. What is the maximum amount of the AD bank can allow without prior RBI approval? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझ लेना सर। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसको रिमिट करना है सर कितना, 3 लाख यूएसडी। किसके लिए? एजुकेशन के लिए इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है सर? 2,80,000। अदर एक्सपेंसेस 20,000 है। अंडर एलआरएस स्कीम आप अबव 2 लाख, एलआरएस की कितनी है सर लिमिट? 2,50,000। ठीक है, अंडर एलआरएस अबव 2,50,000 कैन रिमिट फॉर एजुकेशन पर्पज इफ, ये याद रखना सर, इफ पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, इफ यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर या जो एक्सपेंसेस है वो प्रोवाइड करता है, तो यूनिवर्सिटी का प्रूफ है, तो एडी बैंक कैन रिमिट मोर देन 2,50,000 विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आपके पास यूनिवर्सिटी का प्रूफ है, कॉलेज का प्रूफ है कि इतना 2,50,000 के ऊपर भी एडी बैंक सेटिस्फाई है तो रिमिट कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बट इस क्वेश्चन में सर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बताया है यूनिवर्सिटी का फीस इतना है। यूनिवर्सिटी का
कोई प्रूफ नहीं है रिगार्डिंग फीस एंड अदर एक्सपेंसेस, तो इस केस में आप मैक्सिमम 2,50,000 ही सेंड कर सकते हो। इन केस यहां पे यूनिवर्सिटी का कोई प्रूफ रहता तो हम अबाउट 2,50,000 यूएसडी भी रिमिट कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल आरबीआई। सिर्फ एडी बैंक उस ट्रांजेक्शन से सेटिस्फाई होना चाहिए। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following transaction is explicitly listed as non permissible under schedule 1 of LRS? क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, कौन सा ट्रांजेक्शन जो है अलाउड नहीं है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ LRS स्कीम। 3 शेड्यूल है सर, 1 2 3। 1 में टोटली प्रोहिबिटेड है, 2 में सर आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। 3 में आप सर अंडर LRS अप टू 2,50,000 यूएसडी रिमिट कर सकते हो। तो फर्स्ट है सर गिफ्ट टू अ रिलेटिव अब्रॉड, ये सर अलाउड है अंडर LRS। परचेस ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, आप ये भी सर अलाउड है अप टू आपका जो लिमिट है 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। Remittance out of lottery winnings, this is not permitted under LRS schedule 1। लॉटरी इनकम हो गया। हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेस जो होता है उसका विनिंग अमाउंट भी आप LRS में सर नहीं बेच सकते। ठीक है, डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया ये भी परमिसिबल है। तो सी इज करेक्ट आंसर है सर। इसमें क्या पूछा है, नॉन परमिसिबल कौन सा है, तो सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the operational guidelines, what is the key requirement for a resident individual undertaking capital account transactions under LRS? क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है अंडर LRS, उसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या है? दे मस्ट ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। सर अंडर LRS में आपको कोई एनओसी नहीं लाना है, ये इज रॉन्ग। दे मस्ट रूट all the remittances through a single designated branch of their AD bank, B is correct answer। जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है रेसिडेंट इंडिविजुअल को सिंगल डिजिग्नेटेड एडी ब्रांच से ही रूट करना है, क्योंकि सभी चीजें रिपोर्टिंग को इजी जाएगी। ठीक है, सी एंड डी रॉन्ग। दे यूज इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन विदाउट एनी लिमिट। लिमिट तो सर अंडर LRS 2,50,000 है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। दे आर अलाउड टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटीज, सर LRS के लिए कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं दे सकते हम, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कपूर्स फादर हु लाइव्स विथ देम इन इंडिया। कपूर के फादर कपूर के साथ इंडिया में रहते हैं और सर हैज बीन डायग्नोस्ड विथ क्रिटिकल इलनेस एंड नीड्स अ ट्रीटमेंट इन सिंगापुर। फादर को सर कुछ क्रिटिकल इलनेस हुआ है तो उसे सिंगापुर में जाना है ट्रीटमेंट के लिए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 3 लाख। जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 3 लाख। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट द एडी बैंक कैन रिलीज विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एस्टिमेट फ्रॉम द हॉस्पिटल डॉक्टर और डॉक्टर। तो सर एज पर LRS विदाउट प्रूफ हम 2,50,000 सेंड कर सकते हैं। यहां पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, विदाउट इंसिस्टिंग प्रूफ 2,50,000 कर सकते हैं। जब डॉक्टर का एस्टिमेट या हॉस्पिटल का एस्टिमेट आ गया तो हम इस अमाउंट से भी ज्यादा ग्रेटर लैंड 2,50,000 भी सेंड कर सकते हैं। हमें एस्टिमेट चाहिए विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है, तो अपना बी इज करेक्ट आंसर। और इन केस यहां पे सेम क्वेश्चन रहता, हॉस्पिटल ने एस्टिमेट दिया है 3 लाख का, तो आप कितना बेच सकते हो, तो हम यहाँ पे 3 लाख बेच सकते हैं सर। ठीक है, हमारे पास प्रूफ है हॉस्पिटल का। एजुकेशन में एजुकेशन 1, हॉस्पिटल 2 और इमिग्रेशन में सर आप इस केस में ग्रेटर देन 2,50,000 सेंड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू प्रूफ। आपको प्रूफ चाहिए
उस अथॉरिटी का, यहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटी का, यहाँ पे हॉस्पिटल का एस्टिमेट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का चाहिए, और एडी बैंक सेटिस्फाई होना चाहिए उस प्रूफ का या उस ट्रांजेक्शन को। ये सिंपल आप याद रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिपोर्टिंग एलआरएस ट्रांजेक्शंस टू द आरबीआई, व्हाट आर ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स रिक्वायर्ड टू डू। जो एलआरएस ट्रांजेक्शन आरबीआई को रिपोर्ट करना है, उसमें एडी बैंक को क्या करना है? सबमिट मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बाय द 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो सर आपका जो 2,50,000 जो है वो लोग ब्रीच कर जाएंगे। ये सर रिपोर्टिंग सर फ्रीक्वेंटली यानी डेली 1 to 2 डे में होना चाहिए। ये रॉन्ग है, क्योंकि मंथली पीरियड में किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, लिमिट एक्सीड हो जाएगा ना सर 1 to 30 डेज में, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। अपलोड डेली ट्रांजेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन ऑन द XBRL प्लेटफॉर्म बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे। ये बी करेक्ट है सर। जो भी ट्रांजेक्शन आज होता है वो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में रिपोर्ट करना है आरबीआई को। रिपोर्ट ओनली ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 20, ये भी नहीं है। रिपोर्ट ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये तो करना ही है अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी करना है आपको रिपोर्ट, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, द डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड इन। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? फेमा में सर कैपिटल अकाउंट जो है वो कहां पे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पूछा है सर, कहां पे डिफाइन किया है, कौन से सेक्शन में? फर्स्ट है सर सबसेक्शन 2A, ये डिफाइन करता है सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन सा सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। 2D डिफाइन करता है सर कैपिटल अकाउंट। क्या सर? सिर्फ कैपिटल अकाउंट यहां पे डिफाइन है, नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सिर्फ कैपिटल अकाउंट 2D में याद रखना। 2E में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या सर? 2E में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, 2D में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, यहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सी इज करेक्ट। और सर 2F में क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ई में कैपिटल और एफ में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फेमा 1999, the definition of current account transaction explicitly excludes which of the following। नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बताना है हमें। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है सर? सेक्शन 2F। उसमें क्या क्या? जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रहेगा, जैसे कि नॉर्मल डे टू डे पेमेंट्स, डे टू डे पेमेंट्स। इसमें क्या आएगा सर? पेमेंट कनेक्टेड और रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फर्स्ट ये आएगा। नेक्स्ट सर इसमें क्या बोला है? इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो आप लोन लिए हो उसका इंटरेस्ट पेमेंट। जो इनकम है इन्वेस्ट किया हुआ अब्रॉड में, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इसका इनकम जो है। नेक्स्ट सर जो एलआरएस वाला ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये आता है सर सभी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। पेमेंट कनेक्टेड विथ फॉरेन ट्रेड, ये तो है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी सर डिफाइन नहीं किया गया है, तो सी इज ऑप्शन करेक्ट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं है करंट अकाउंट में। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है सर? फ्यूचर में पॉसिबल फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, अभी नहीं है ऑब्लिगेशन बैंक का, बट फ्यूचर में वो ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, नॉट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। दिस इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि फ्यूचर में उसका ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, अभी तो ऑब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a company is found to have a contravened a provision of FEMA related to the reporting of a foreign direct investment, but the monetary value of this specific reporting lapse cannot be determined। ये कंपनी है जिसने फेमा का प्रोविजन ब्रीच किया है एफडीआई का रिपोर्टिंग के लिए, बट
जो ब्रीच किया है ना उसका जो मॉनिटरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। एज पर सेक्शन 13 ऑफ फेमा, व्हाट इज द मैक्सिमम फिक्स्ड पेनल्टी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन इम्पोज फॉर दिस सिंगल नॉन क्वांटिफाइड कॉन्ट्रवेंशन। तो सेक्शन 13 का फेमा एक्ट क्या कहता है, इसमें कितना पेनल्टी लगेगा ये बताना है हमें। एज पर सेक्शन 13 ऑफ फेमा, जहां पे भी आपका प्रोविजन ब्रीच हुआ है वो क्वांटिफाइबल है, ठीक है, क्वांटिफाइबल है, तो आपको पेनल्टी लगेगा अप टू 3 times ऑफ द अमाउंट। सपोज ये जो अभी यहाँ पे क्वांटिफाइबल नहीं है, यही अमाउंट क्वांटिफाइबल रहता 2 लाख इंटू 3 यानी अप टू 3 times ऑफ 2 लाख रहता, ठीक है, क्वांटिफाइबल रहता। तो यहां पे सर क्वांटिफाइबल नहीं है, यहां पे क्या है सर, क्वांटिफाइबल नहीं है। जब क्वांटिफाइबल नहीं है मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, उस टाइम पे सर आपको मैक्सिमम अप टू 2 lakhs पेनल्टी लगेगा। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, जहां पे क्वांटिफाइबल है वहां पे 3 times ऑफ क्वांटिफाइबल अमाउंट, और जहां पे क्वांटिफाइबल नहीं है अप टू 2 lakhs लेना है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज इज करेक्ट एज पर फेमा। हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से सर एज पर फेमा जो अनयूटिलाइज फॉरेन करेंसी है वो सरेंडर के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है। इट मस्ट बी डन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये तो सर एक्विजिशन के रिलेटेड में कुछ बात नहीं करता है, ठीक है। अनयूटिलाइज कब होता है सर, जब आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो। कब यूटिलाइज नहीं करोगे, सपोज मैं बाहर गया था यूएसए में और वहां से रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद मेरे पास जो भी अनयूटिलाइज्ड है, जो मेरे पास बचा है, वो अमाउंट कितने दिन में बैंक को सरेंडर यानी बैंक में डिपॉजिट करना है। द डेडलाइन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, ये भी नहीं है। इट मस्ट बी सरेंडर टू ऑथराइज डीलर विद इन 180 days ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में रिटर्न होने के बाद 180 डेज में आपको सरेंडर करना है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा रूल्स विच स्पेसिफिक अकाउंट टाइप अलाउज इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग ओवरसीज टू सेंड अप टू USD 1 million abroad per financial year for their expenses। एज पर LRS लिमिट कितना है सर, USD 2,50,000। आप इसके ऊपर भी सेंड कर सकते हो, इसके लिए प्रूफ चाहिए एजुकेशन में आपका कॉलेज का प्रूफ या यूनिवर्सिटी का प्रूफ कितना पैसा लगने वाला है। बट जो स्टूडेंट बाहर गया है सीखने के लिए, एडमिशन लिया है, उसे एज पर फेमा या नाराय कंसिडर किया गया है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एज पर फेमा क्या है सर, जो बाहर गया है उसका जो स्टे टाइम है वो इनडेफिनाइट पीरियड का होना चाहिए, तब वो एनआरआई रहेगा एज पर फेमा। बट स्टूडेंट का तो कोर्स ड्यूरेशन पता है हमें, फिर भी इसे एनआरआई कहा गया है, इसलिए इस स्पेशल प्रोविजन मिला है स्टूडेंट्स को। वो अपने एनआरआई है इसलिए वो अपने एनआरओ अकाउंट से 1 लाख USD 1 मिलियन USD वो बाहर सेंड कर सकता है। क्यों, इस वजह से क्योंकि उसको एनआरआई स्टेटस मिल गया अब। और जो अकाउंट में पैसा आना आ रहा है ना, इसका सर जेन्युइन जो ट्रांजेक्शन है, प्रूफ जो है लोकल लोकल का, वो देना जरूरी है, ठीक है। तो ये नारो अकाउंट से सेंड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि एज पर फेमा स्टूडेंट एनआरआई है, यही एक्सेप्शन है। क्योंकि उसका जो रहने का टाइम जो है वो कोर्स पीरियड का है, डेफिनेट पीरियड है। बट एज पर फेमा जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए गया उसे भी एनआरआई कहा जाता है। ओनली एक्सेप्शन स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन regarding capital account transactions under the LRS, which of the following statements is not accurate। नीचे दिए गए स्टेटमेंट का सर
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अंडर एलआरएस कौन सा एक्यूरेट नहीं है ये बताना है। फर्स्ट पूछा गया है रेसिडेंट इंडिविजुअल इज परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड सब्जेक्ट टू ओवरऑल एलआरएस लिमिट ऑफ 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ये करेक्ट है सर, एलआरएस का लिमिट 2,50,000 है, पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। टू स्ट्रीमलाइन मॉनिटरिंग एन इंडिविजुअल मस्ट रूट ऑल देयर एलआरएस रिमिटेंस for capital account transaction through one specifically chosen branch of authorized dealer bank। तो सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें एक बैंक का पर्टिकुलर ब्रांच आपको स्पेसिफाई करना है, उसी ब्रांच से आपको ट्रांजेक्शन करना है। बी इज ऑल्सो करेक्ट। Authorized dealer banks are permitted to grant loans or credit facility to residents to enable them to make investment overseas under LRS। अंडर LRS सर आप लोन लेके रिमिट नहीं कर सकते हो, LRS के लिए लोन फैसिलिटी नहीं है। तो सी रॉन्ग है, जो कि नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। As the prudent practice, many AD bank requires the remitter to have satisfactorily maintained account with them at least 1 year before processing such transaction। मतलब सर आपका 1 year satisfactory अकाउंट उस बैंक के साथ होना चाहिए ये ट्रांजेक्शन करने से पहले। तो सी इज नॉट एक्यूरेट है अंडर एलआरएस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द regulations governing overseas direct investment made under LRS, what is stipulated time frame for an individual to bring back earnings such as dividends, royalties and technical fees to India? जो भी आपने अंडर ओडीआई इन्वेस्ट किया है, जो आपका अर्निंग है, डिविडेंड और रॉयल्टी जो मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, आपको कितने दिन में वो मिलने के बाद इंडिया में लाना है? Within 2 month period from the date this earning become due। ये इज करेक्ट। आपको 60 डेज में वो इंडिया में रिपेट्रिएट करना है, इंडिया में लाना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विद इन 60 डेज लाना है, यानी 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल मेक्स एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अंडर द एलआरएस एज पर ओडीआई गाइडलाइंस, what is the deadline for submitting the proof of investment like share certificate to their bank? रेसिडेंट इंडिविजुअल ने क्या किया सर, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है। जब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे कुछ ना कुछ प्रूफ मिलेगा, तो उसे सबमिट करने का टाइमलाइन कितना है? ये है सर 180 डेज। क्या है सर? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमिटेंस, इक्विवेलेंट टू 180 डेज होता है ये, 6 months from the date of remittance। ठीक है, 180 days from the date of remittance। Next question, according to the regulations governing the sale of overseas investment made under LRS, which one of the following procedure is accurate? ठीक है, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेट करता है रूल अंडर एलआरएस, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा एक्यूरेट है वो बताना है। The proceeds from the sale must be brought back to India within maximum 90 days and the transaction must be reported to the designated bank within 15 days of receiving the funds। ये है सर, मैक्सिमम है 60 डेज एंड आपको रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे 180 डेज है, सी। द सेल प्रोसीड्स मस्ट बी रिपेट्रिएटेड टू इंडिया विद इन मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द सेल। सेल होने के बाद आपको विद इन 60 डेज मैक्सिमम आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना है, एंड दिस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द डिजिग्नेटेड बैंक विद इन 30 डेज ऑफ द फंड्स बीइंग रिसीव्ड। फंड्स रिसीव होने के बाद 30 डेज को आपको बैंक को रिपोर्ट करना है, और सेल करने के बाद आपको रिपेट्रिएट करना है इंडिया में विद इन 60 डेज। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं, आपको ये याद रखना है। व्हाट इज द लिमिट फॉर रिलीजिंग फॉरेन एक्सचेंज एज अ कैश फॉर ट्रेवलर्स प्रोसीडिंग टू इराक एंड लीबिया? जो ट्रेवलर्स है इराक लीबिया को जाना चाहते हैं, उनको कितना फॉरेन एक्सचेंज कैश में दे सकते हैं? वो है सर
5000 USD. What is the limit for releasing foreign exchange as a cash for travelers proceeding to countries other than Iran, Russia, CIS, Iraq, Libya और for हज pilgrims? उनके लिए सर 3000 USD है. To which travelers can full foreign exchange released in cash without limit? जो फॉरेन एक्सचेंज जो है हम कैश में विदाउट लिमिट कौन से कंट्री को हम दे सकते हैं? फर्स्ट सर हज पिलग्रिम्स. इसके लिए भी सर आपका जो अथॉरिटी हज का उन्होंने मेंशन करना चाहिए कि यहां तक आप अमाउंट दे सकते हैं. नेक्स्ट सर ट्रेवल टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. ईरान के लिए भी आप फुल कैश में ले जा सकते हो. रशियन फेडरेशन एंड अदर CIS कंट्रीज. Next question, sir. What is the maximum cash amount accepted for LRS remittance beyond which the transaction must be routed through a bank account? Answer है सर 50,000. 50,000 के नीचे सर आप कैश में कर सकते हो. अबव 50,000 आपको अकाउंट थ्रू ट्रांजेक्शन रूट करना पड़ेगा. ठीक है.